तो हमारी 150 करोड़ की आबादी में लगभग 10 से 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको डिप्रेशन हो सकता है। तो उस हिसाब से तो ये डिप्रेशन का पेशेंट बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब वो खुद की जान ले सकता है तो क्या पता किसी। तो उस समय क्या होता है, थोड़ा हार्ट हमारा तेज होने लग जाता है। अरे फ्लाइट निकल रही, मतलब एक वो बेचैनी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल नहीं कर रहा उस समय। तो बहुत लोगों को साथ में एनजाइटी और डिप्रेशन रहता है। हो सकता है कि कभी कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन ज़्यादा है, कुछ पेशेंट्स को एनजाइटी का प्रॉब्लम ज़्यादा है। किस किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादातर होता है? ये एक, जैसे हम कहते हैं ना कि मेंटल एगोनी, मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। कि चार दीवार के अंदर काम करते करते पॉसिबल है कि एक गृहिणी इस बीमारी से शिकार हो जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए पॉडकास्ट में, जहां मैं इस अतरंगी दुनिया से कई सारे नए टॉपिक्स पे आपसे चर्चा लेके आता हूं। हेल्थ के मामले में आज एक चर्चा फिर करेंगे, और आज हमारे साथ एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जो आपके मस्तिष्क में चलने वाली या आपकी मनोवैज्ञानिक स्थितियों में कई सारी ऐसी स्थितियों बात करेंगे जिसको आप सामान्य मानते हैं, कभी लोग उसे असामान्य मानते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि ये जो सामान्य चीज़ आपके लिए सामान्य है वो काफ़ी ज़्यादा असामान्य दूसरों की दृष्टि में है। और मैं स्वागत करता हूं अपोलो बुद्धि क्लिनिक से डॉक्टर विवेक शर्मा जी का। सर पेशे से न्यूरो मॉड्यूलेशन एवं क्लिनिकल न्यूरो साइंस से डील करते हैं, और आज हम चर्चा करते हैं उन तमाम छोटी छोटी मस्तिष्क की प्रॉब्लमों पे जिनको लोग अक्सर सामान्य समझ के छोड़ देते हैं, मगर वो जीवन की कुछ बड़ी समस्याओं से जूझते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। तो विवेक सर, शुरुआती दौर में हम आपसे एक पहला प्रश्न यही करते हैं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट क्यों रहा, और ऐसी क्या जिज्ञासा मिली? क्योंकि मेडिकल और हेल्थ केयर में बात करते हैं ना हम, तो अक्सर हर प्रोफेशन या डॉक्टर की बात करूँ, सर्जन की बात करूँ या साइंटिस्ट की बात करूँ, तो एक जिज्ञासा का पहलू उनको नज़र आता है। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस के लिए बताएं सर। तो अगर हम बात करें कि क्या, मतलब क्यों हम इस फील्ड को, मतलब एक का फोकस करते हैं, तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था 2011 में, तो मैं एक कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल में था। फिर वहाँ पे हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे स्ट्रोक के, जिनको काफ़ी सिर्फ शारीरिक नहीं बट मेंटल हेल्थ कंडीशंस का भी सामना करना पड़ता है। पर उसका कोई एक ट्रीटमेंट जो उपाय होता है, कई बार लोग उसको खुल के बताते नहीं हैं अपने। उसको ऐसा लगता है कि ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हो सकता है कि सबके साथ में होता होगा। तो हमारे जो बुद्धि क्लिनिक के फाउंडर हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति, तो वो काफ़ी सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो वो एक जो ख्याल था कि हम एक 360 डिग्री अप्रोच की हर चीज़, हर बीमारी का जैसे एक जो इलाज होता है, वो ये नहीं है कि सिर्फ वो बीमारी का इलाज है। हम उसका चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, हम साइकोलॉजी, ब्रेन स्टिमुलेशन, ये एक ही जगह पे होना चाहिए। तो उसको हमने सोचा कि हम कैसे इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नई चीज़ें एक ही छत के नीचे ला सकते हैं। तो उसके बाद 2015 2017 मैंने अपनी फेलोशिप कंप्लीट करी इज़राइल में, जहाँ पे सिर्फ मेरा फोकस था ब्रेन स्टिमुलेशन और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में, या जैसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक रोगों में। और 2018 से हमने जो ब्रेन स्टिमुलेशन या एडवांस रोबोटिक्स का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करा। और इसके पीछे सिर्फ एक ही इंस्पिरेशन थी कि पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पा रहा है एक छत के नीचे। क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज हम देखते थे पहले, कि पेशेंट पहले एक फिजियोथेरेपी सेंटर में जा रहा है, फिर वो दूसरी जगह जाता है स्पीच थेरेपी करने, फिर वो तीसरी जगह जा रहा है अपना मेडिकल कंसल्टेशन करने। सिर्फ ये आने जाने में ही आधा दिन चला जाता है।
तो एक बहुत बड़ा हमारा इंस्पिरेशन का रीज़न था कि हम सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको हम एक जगह पे कैसे ला पाएँ, और जितना जो टेक्नोलॉजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हर साल एक नई टेक्नोलॉजी जो अब एक इंडक्ट करते हैं कि हर साल 2018 से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब तक इस 2026 तक हमने एक नई टेक्नोलॉजी हर साल ऐड करी है, और उसका सिर्फ एक ही हमारा इंस्पिरेशन है कि पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा हो। सर वो कौन कौन सी एक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डिप्रेशन। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों जाता है, और जब वो जा रहा है डिप्रेशन में तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हमारे जो मूड के उतार चढ़ाव जितने हैं वो सब में होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी कभी भी उदास नहीं होता है। हमेशा उदास होना या लो फील करना नॉर्मल पार्ट है, मतलब हर एक को किसी को उतार चढ़ाव है। बट अगर यही उतार चढ़ाव 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर हम महसूस करते हैं, और ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2 हफ्ते से ज़्यादा जब हमें लगता है कि हम लगातार उदास फील कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, चिड़चिड़ापन होना, या फिर हमें बहुत नकारात्मक विचार आना। कई बार नकारात्मक विचार हमारे सेल्फ हार्म टेंडेंसी कि हम अगर नहीं हो दुनिया में तो ज़्यादा अच्छा है, हमारे परिवारजनों के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे सब नकारात्मक विचारों लगातार आना, ये एक डिप्रेशन का संकेत है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति के घर का माहौल ही ऐसा डिप्रेस हो तो वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा पाए जाते होंगे। एक तरह से सही है, पर अगर हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखें कि अगर इंडिया में कि कितने लोग हैं जिनको डिप्रेशन या फिर एंजाइटी जैसे रोग हैं, तो हम देखते हैं कि 10% तक डिप्रेशन मौजूद है। तो अगर हम 10% अगर माने तो हमारी 150 करोड़ की आबादी में लगभग 10 से 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको डिप्रेशन हो सकता है अपनी लाइफ में कभी भी। पर विवेक सर, जैसा आपने बताया कि गाइडलाइन है 2 हफ्ते से कोई व्यक्ति डिप्रेस है, अब बात यह आती है कि एक स्टूडेंट एजुकेशन या कोई एग्ज़ाम में फेल होने के बाद करियर को लेकर डिप्रेस हो सकता है। एक नॉर्मल आदमी अपनी रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर अगर फील करता है तब डिप्रेस हो सकता है। अब वो, और आपकी गाइडलाइन और आपने जो मुझे बताया कि कंटिन्यूस अगर कोई डिप्रेस है तो डिप्रेशन में चले जाता है, कह सकता हूँ? बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये है, किसी का उदास होना शायद हम बीमारी नहीं कह सकते, कंटिन्यू उदास रह रहा है 2 महीने तक या डिप्रेस रह रहा है, तो उसकी बॉडी में या उसके ब्रेन में ऐसी क्या उथल पुथल होती है जिसके कारण इसको शायद सुसाइड डिसीज भी कंसीडर किया गया है? तो हमारे ब्रेन में एक 4 केमिकल्स होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो उन्हें कहते हैं, जो हमें हर एक चीज़ को हम, जैसे हमारा जो व्यवहार है, अगर हमें 2 केमिकल्स की बात करूं, एक होता है डोपामीन। सोशल मीडिया में काफ़ी फेमस है कि हमें डोपामीन डिटॉक्स चाहिए, या फिर डोपामीन को हम इंस्टाग्राम कैसे बढ़ा रहा है, कम कर रहा है। सेरोटोनिन लेवल, जो सेरोटोनिन लेवल है वो भी हमारे जो व्यवहारों को मॉड्यूलेट करते हैं। तो अगर हमारे ये जो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है, जैसे हम इंग्लिश में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वहाँ पर अगर डोपामीन की कमी हो उदासी के कारण, तो फिर हमें चीज़ों से हमारा, जैसे हम कहते हैं, उखड़ा उखड़ा होना लगना चालू होता है स्टार्टिंग में। तो ऐसा नहीं होता है कि हम आज अच्छे हैं और कल एकदम सीवियर डिप्रेशन में हैं। तो पहले हम कहते हैं कि नॉर्मल से विड्रॉन, कि हमें जो चीज़ें अच्छी लगती थी अब वो अच्छी नहीं लग रही हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि पहले मैं बहुत मूवी देखता था, हमें सीरियल अच्छे लगते थे, अब मुझे मन नहीं करता है, दोस्तों से मिलने का मन नहीं कर रहा है, फिर खाना, भूख कम लग रही है, नींद कम आ रही है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन होना।
फिर उसके बाद में होता है कि हम सोसाइटी से दूर रहते हैं, कि हम अपने आप में, कि आके सिर्फ अपने कमरे में बंद हो जाना, किसी से बात नहीं करना। और उसके बाद में कि हमारा हमें सोचना, मतलब एक क्लैरिटी जो थिंकिंग होती है वो भी कम होने लग जाती है, जैसे हम कहते हैं ब्रेन फॉग। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। लोग कंटिन्यूसली रोते रहना, मैं एक्चुअल में रोने की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कि सिर्फ उदास फूट फूट के रोना। और उसके बाद एक जो सीवियर डिप्रेशन के लक्षण है कि मैं रोना चाहता हूँ या रोना चाहती हूँ पर मैं रो नहीं पा रही हूँ, तो उसे हम कहते हैं ब्लंट इफेक्ट, कि मतलब इमोशनलेस। और उन कंडीशंस में हम कहते हैं कि हमारा जो एक सोशल लाइफस्टाइल है वो टोटली डिसरप्टेड है। सेल्फ हार्म बिहेवियर्स, इनफैक्ट मैं काफ़ी यंग पॉपुलेशन में देखता हूँ। आपने कभी नोटिस किया होगा कि लोग ब्लेड से काटने की कोशिश करते हैं कलाई, या फिर स्ट्रेंगुलेशन की, है ना, अपना गला दबाना, या फिर ऐसी चीज़ें। बिल्कुल। तो ये सब नकारात्मक चीज़ें हैं, ये जो एक डिप्रेशन का एक पार्ट में आता है, कि जो क्रॉनिक डिप्रेशन है या सीवियर डिप्रेशन है उससे माइल्ड डिप्रेशन। तो ये एक जो केमिकल्स हैं, जब हमारे ब्रेन में वो केमिकल नहीं होंगे या फिर वो कम काम करते हैं, तो जैसे आपने मुझे एक उदाहरण दिया कि मैं एक एग्ज़ाम में, जैसे हमारा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो मैं डिप्रेस्ड हूँ, सब लोग उदास होंगे। पर हम उस थोड़े दिन बाद उससे उभर पाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में उस टाइम पे वो केमिकल प्रेजेंट हैं। पर अगर वो नहीं रहे हैं, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है कि जैसे हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग, वो सब कह रहे हैं कि अरे तुमसे नहीं हो पाया, लाइक कंटिन्यूस स्ट्रेस एनवायरनमेंट उस टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है। और मैं उस चीज़ के लिए, कई लोग प्रोन होते हैं कि उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं डिप्रेशन में जाने के, जेनेटिकली या नॉन जेनेटिकली, तो उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये सर्व एक हमारे ब्रेन रसायंस का पार्ट है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे आपने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो उस हिसाब से तो ये डिप्रेशन का पेशेंट बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब वो खुद की जान ले सकता है तो क्या पता किसी के साथ कुछ और भी गलत कर सकता है। अभी वो इस कंडीशन में है, अब हम बात करते हैं उसको ठीक करना है। तो एक सामान्य आदमी बोलता है क्योंकि उदास है उसको खुश कर दो, उसके सामने उसको खुश कर दिया जाए, उसको मूवी दिखाई जाए, उसको कंपनी ऐसी दी जाए। तो क्या इसी तरीके से ठीक होता है? मेडिकल साइंस भी ऐसे ही बोलता है कि इसी तरीके से ठीक होता है, या फिर साइंस बोलता है नहीं इसका कोई और तरीका है? नहीं, जैसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे हम देखते हैं उदासी की, ठीक है, हमने हमारा एक जो सोशल बिहेवियर है, एज अ ह्यूमन वी, हम कहते हैं कि हम एक सोशल एनिमल हैं। हमें सोसाइटी का एड सपोर्ट, स्पेशली हम जब इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर्स में वहाँ पे हमसे बात करने के लिए कोई नहीं है। आप एक अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, आपको आपका जो नेबर कौन है आपको नहीं मालूम होगा। पर इंडिया में जो एक हमारा सोसाइटी है वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। बट जब हम एक एज अ डिसऑर्डर डिप्रेशन की बात करते हैं, तब कई केसेस में हमें एक मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। स्टार्टिंग जैसे ट्रीटमेंट कहते हैं कि साइकोथेरेपी, या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हमें एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से हमें बताते हैं, तो उसमें वही है कि आप क्या कर सकते हो, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, वो मुझे गाइड करते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक गाइड होता है। जैसे एक होता है कि हमारी सोसाइटी हमें बोल रही है, हमें खुश करने की कोशिश करिए, पर कई बार हमारे जो ब्रेन में ऐसे जो सिग्नल्स हैं वो नहीं ठीक हो पा रहे। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है मेडिसिन, कुछ मेडिसिन होते हैं, पर एक जो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस चीज़ों में जो हमारे न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में है, कि 56 से 60% लोग उस मेडिसिन का उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता, जिसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन या फिर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट कंडीशंस। तो आप मेडिसिन खा रहे हैं पर उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उन कंडीशंस में जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि TMS, यूएस में इनफैक्ट जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी है, रम्बाम हेल्थ केयर कैंपस इज़राइल में, वहाँ पे वो 1991 से TMS कर रहे हैं। इंडिया में पहला मशीन 2014 में आया था, बहुत देर बाद, 25 साल ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट।
चेन्नई में हमने 2018 में स्टार्ट करा और तब भी हम इंडिया में 4th इन प्राइवेट सेक्टर थे कि जिनके पास ऐसा मशीन था कि जो हम स्टिमुलेट कर सकते। बट जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में 2008 में यूएस में ये FDA अप्रूव्ड था, तो ये उन पेशेंट्स को भी हेल्प करता है जिन पे दवाइयों का भी असर नहीं होता है। और इन सब चीज़ों में अगर मैं आप अब देखते हैं कि हम एक 18 से 25 साल की एज में अगर किसी को डिप्रेशन है, तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ठीक है हम 6 महीने देखते हैं कि आपको क्या पता फ़र्क पड़ जाए। 6 महीने काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक सब चीज़ों पे दूसरा, अगर हम बात करते हैं सोशल लाइफ की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दवाई खाइए और उससे हो जाएगा। एक हमारा एक खुद का पर्सनल फोकस या विल होनी चाहिए, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए जिसमें एक फैमिली बहुत बड़ा योगदान देती है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी सोसाइटी, फैमिली, उनका योगदान इम्पॉर्टेंट है, बट एक मेडिकल हेल्थ एक पॉइंट के बाद में बहुत कारगर है। अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी ऐसी बीमारी जिसको हम बोलते हैं एंजाइटी, बेचैनी होना, घबराहट होना। जैसे कभी किसी की कोई पोल खुल जाती है किसी के सामने तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है और उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। ये पहली बात तो विवेक सर मैं जानना चाहता हूँ बीमारी कैसे हुई, क्योंकि ये तो ऑल ऑफ कंडीशन है। जब उसके सामने कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बने तो उसकी बॉडी ने रिएक्ट करा, इसे हम डर का नाम दे सकते हैं। बट ये एंजाइटी बीमारी कैसी है, और दूसरी चीज़ इसके सिम्टम्स क्या हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये किस लेवल पे जा सकती है? देखिए, एंजाइटी एक तो बहुत कॉमन है कि मैं अगर देखता हूँ कि एंजाइटी एज अ सिम्टम हर एक को होता है। मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको कि मैं पिछली बार जब आया था इंदौर तो थोड़ा काफ़ी ट्रैफिक था और फ्लाइट का टाइम पास आ रहा था। तो उस समय क्या होता है कि ना, थोड़ा हार्ट हमारा तेज होने लग जाता है। अरे फ्लाइट निकलने, मतलब एक वो बेचैनी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ उस समय, तो हमारा बॉडी ट्रेन हो जाता है उस चीज़ के लिए। अगर मैं कहूँ कि हम एक अच्छे रूम में बैठे हैं और तभी हमने देखा कि एक रूम में एक सांप आ गया, अब हम तो एकदम स्ट्रेस्ड हैं उस कंडीशन में। तो एक हमारा नेचुरल फिनोमिनन होता है फाइट और फ्लाइट, या तो हम फेस करते हैं या फिर वहाँ से भागने की कोशिश। तो हमारे बॉडी को एक्टिवेट होना चाहिए उस टाइम पे कि हमारा जो ब्रेन से हार्ट को सिग्नल की पंप करना जल्दी चालू करो, हार्ट पैल्पिटेशन तेज होना चाहिए, तभी हमारा ब्लड जाएगा पैर में और फिर हम एकदम भाग सकते हैं वहाँ से, या फिर हम उसको फेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब एंजाइटी में क्या होता है कि यही चीज़ें लगातार होती रहती हैं, तो हमारा बॉडी ट्यून अप हो जाती है कि अगर मैं इस कमरे में आराम से बैठा हूँ पर वही नेटवर्क जो हमारे ब्रेन से हार्ट को कनेक्ट कर रहा है वो फायर अपने आप कर दे। अच्छा खासा रूम है, मुझे एकदम गर्म लगना है, मतलब कानों से एक ये इसका एक सिम्टम होता है कि हॉट या कोल्ड फ्लशेस, या हिंदी में अगर बोलें कि अचानक से गर्मी सा लगने लग जाना, या अचानक से है ना शरीर में ठंड लगने लग जाना, या फिर दिल की धड़कन तेज हो जाना, पसीना निकलना, कुछ नहीं कर रहा है, आराम से बैठे हैं, और फिर बहुत बेचैनी होना। कई बार लोगों को जब हम कहते हैं पैनिक अटैक, ये अगेन सोशल मीडिया में होता है कि लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि ये तो पैनिक अटैक हो गया, बट पैनिक अटैक में मतलब बॉडी एकदम फ्रीज, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, हाथ पैर एकदम लग रहा है कि एकदम जाम हो गए हैं। तो ये सब एक एंजाइटी का लक्षण है जो अगेन एक हमारा ट्यून अप में प्रॉब्लम है, जो मैं बोल सकता हूँ एक बहुत सिंपल भाषा में कि हमारे ब्रेन से जो हमारा सिग्नल है वेगस नर्व के थ्रू या फिर हमारे हार्ट पैल्पिटेशन, वो उसी को फोकस करते हैं। बट सर एंजाइटी में अगर जो हम बोल रहे हैं घबराहट, बेचैनी, इन सब की चीज़, तो एंजाइटी का जो पेशेंट है कई बार वो ये डिफरेंस नहीं कर पाता है कि यार मेरे को थोड़े टाइम के लिए हो रही है, फिर ठीक हो गई है, फिर थोड़े टाइम के लिए हो रही है। तो क्या इसके लिए भी कोई गाइडलाइन है कि आपको अगर इतने टाइम इंटरवल तक अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है, दैट मीन्स यू आर अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, तो आपको बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए, तो ऐसा कुछ है?
या कुछ और तरीका है कि किसी व्यक्ति को पता चले कि यार मैं इस चीज़ का पेशेंट हूँ, मरीज हूँ? तो बिल्कुल लाइक जितनी भी हमारे साइकेट्रिक रोग हैं उन सबका एक असेसमेंट गाइडलाइंस होती है। तो जो एक बेसिक स्टेप है एंजाइटी में, उसे हम कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो हमें मालूम नहीं है कि क्या है, पर वो एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। उसका स्केल है, उस स्केल का नाम हम देखते हैं जिसे हम हैमिल्टन्स एंजाइटी एंड डिप्रेशंस को। तो उसमें भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम वो हर एक क्वेश्चन को रेट करते हैं किस चीज़ों में, फ्रीक्वेंसी, कि ये वाला लक्षण या सिम्टम कितनी बार हो रहा है। तो दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार। सीवियरिटी, तो हो सकता है कि थोड़ा दिल की धड़कन हुई, वही ठीक है, थोड़ी देर में 5-10 मिनट में चली गई, बट वो 5-10 मिनट बहुत ज़्यादा सीवियर। और उससे हमें तीसरा जो कि हमें कितना डिस्ट्रेस फील हुआ, देखिए चाहे वो डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, ये हमारी लाइफस्टाइल को जब डिसरप्ट करता है कि मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूं, तब ये एक रोग बनता है। नहीं तो ये रोग नहीं है। एक बहुत फाइन लाइन है कि मैं काम कर पा रहा हूं, मैं नौकरी जा रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं, ठीक है, मुझे थोड़ा, पर मैं नौकरी नहीं जा पा रहा हूं। मैं सुबह उठता हूं, मेरा दिल धड़कना चालू करता है ज़्यादा, चिड़चिड़ापन, स्वेट, कि मुझे ऐसा लगता है कि पैरों में मुझे कंपन होना चालू हो गया है। तो फिर मुझे एंजाइटी है। तो उसमें भी अगर हम एक साइकेट्रिक परामर्श लें, या वहाँ पे भी 2 से 4 हफ्ते से मुझे लगातार ऐसा फील हो रहा है, तो एक अगेन वहाँ पे हमें साइकेट्रिक कंसल्टेशन करना ज़्यादा एडवाइजेबल है। अब बात ये आती है कि अगर हम, क्या पॉसिबल है एंजाइटी और डिप्रेशन दे विल कम टुगेदर, या किसी कंडीशन में पहले एंजाइटी हो रही है फिर आदमी धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है, क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध है? तो जनरली हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं, प्योर डिप्रेशन, प्योर एंजाइटी होते हैं, पर उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है। पर अगर हम देखें कि एज अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या जो ब्रेन केमिकल्स हैं, दोस्त वही सेरोटोनिन और डोपामिन, उन्हीं दोनों के उतार चढ़ाव के कारण ये डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम कई बार साथ में भी आते हैं। और तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ज़्यादा क्या है। इनफैक्ट आज मैंने क्लिनिक में देखे 2 पेशेंट जिनका एंजाइटी ज़्यादा था, डिप्रेशन कम है। पर अगर मैं उनको देखूं कि जो ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट एक सेम रहता है, जो साइकोलॉजिकल थेरेपी है वो डिफर्स करती है, क्योंकि वो एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है। ये नहीं है कि सारे लोगों को या सारे पेशेंट्स को एक ही तरह की बात, सब वैसा नहीं हो पाएगा। वो एक बहुत पर्सनलाइज थेरेपी है। पर दोनों एक साथ आना कोई लाइक नई बात नहीं है। बहुत लोगों को साथ में एंजाइटी और डिप्रेशन रहता है। हो सकता है कि कभी कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन ज़्यादा है, कुछ पेशेंट्स को एंजाइटी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, कईयों को सिर्फ एंजाइटी है, बट दोनों आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी डिसीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है OCD। सर क्या होती है? और हमने कई बार सुना भी है कि ये बिल्कुल दीमक की तरह घर में लगती है, पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे बढ़ता है, और जब पता चलता है तब तक ये शायद हमारे शरीर का बहुत हिस्सा खा चुकी होती है। क्या इसी तरीके की बीमारी होती है और इसमें क्या लक्षण आते हैं और लोग इनको किस नज़रिए से देखते हैं, कितने सामान्य असामान्य होते हैं? कि OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अब इसको अगर मैं बोलूं कि ये एक इनविजिबल डिसेबिलिटी के जैसा है, कि मैं अपना जो नॉर्मल काम काज है मैं बिल्कुल उसमें ठप पड़ जाता है। मैं आपको सिम्टम बताता हूँ, आप खुद सोचिए कि जैसे हम O से ऑब्सेशंस बोलते हैं, वो हमारे होते हैं ख्याल। अब एक ही ख्याल मुझे बार बार आ रहा है। अच्छा, अब ये ख्याल नेगेटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है पर मुझे कीटाणुओं का डर है। ठीक है, कि अगर कुछ हो गया, मैंने यहाँ पे कुछ करा, क्या पता मुझे ये वाली बीमारी है। कई बार बहुत वॉयलेंट ख्याल दिन में, कि आप बैठे हैं, हमें लग रहा है कि कुछ लाइक लोग हैं वो एक दूसरे को मार रहे हैं,
क्या ऐसा ख्याल आना कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे घर पे चोर ना घुस जाए? बिल्कुल। अब चोर ना घुस जाए, आग तो नहीं लग गई, मुझे बार बार चेक करना चाहिए, और ये होता है कंपल्शन। अब कंपल्शंस में हाथ बार बार धोना कि यहाँ पे कुछ जर्म है, मैं बार बार हाथ धोऊंगा। ठीक है, मैंने एक बार ताला लगाया घर पे, बार बार मुझे ताला चेक करना है, मतलब मैं कार का हैंडल 3 बार 4 बार 5 बार चेक कर रहा हूं। मैं नहाने गया, 1 घंटा 2 घंटा मैं नहा रहा हूं, मैं बार बार साफ कर रहा हूं। तो सर कोविड के टाइम पे तो इसके शिकार इतने बढ़ गए होंगे, क्योंकि हमने तो कई लोगों को देखा है कि वो जो डिसफंक्शन है, मतलब हम जिसको सैनिटाइज़र बोलते हैं, उसका इस्तेमाल लोगों ने इतना बढ़ा दिया कि वो बाहर से आए, सैनिटाइज, एक तो बाहर भी कुछ चीज़ें छू रहे हैं तो सैनिटाइज़र लगा रहे, घर पे आ रहे हैं नहा रहे हैं। तो कोविड में तो इस बीमारी ने तो मतलब पूरे हिंदुस्तान पे हावी हो गई होगी। 15 से 20% ज़्यादा एक वो स्पाइक था ओसीडी के केसेस में। एक इनफैक्ट जब हमारी यूजुअली 5 से, जैसे अगर हम देखते हैं कि टोटल नॉर्मल पॉपुलेशन में हम देखते हैं 2 से 3% लोगों को ही ओसीडी होता है, तब 10 से 15% तक ओसीडी था। और हम जब देख रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि ये हाथ धोना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखे हैं पेशेंट्स कि हम इतनी बार हाथ धोते हैं कि हमारा जो जो स्किन है वो भी एकदम सफ़ेद होके मतलब एक हटने लग जाता है, तब भी हम हाथ धो रहे हैं। हम नहाने जा रहे हैं 1-1 घंटा, और ख्याल मतलब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ में, और ये बहुत डिस्ट्रेसिंग है। अगर हम पेशेंट, और वो जब तक करते हैं जब तक वो थक नहीं जाते, और फिर थक के वो सो गए, जब वो उठेंगे उनको थोड़े टाइम तक अच्छा लगेगा, और फिर वापस से ब्रेन सर्किट में वही स्टार्ट। तो ये काफ़ी इनविजिबल डिसेबिलिटी है ओसीडी, क्रॉनिक केसेस हैं। 60% लोग, अगेन जो मैंने बताया। किस किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादातर होता है? वेल, यंग पेशेंट्स में ज़्यादा है, 18 से 30 या 35 वर्ष की आयु तक में, और फिर ये धीमे धीमे कम होता जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल गायब है, किसी एजेस में कम है, पर यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा है। तो क्या इस समस्या का किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर करने से लेके उसका बढ़ना, इसके पीछे पारिवारिक माहौल भी डिपेंड करता है, या कोई चीज़ वो देख रहा है उसके कारण? आखिर आखिर इसके पीछे कारण क्या है? ये बीमारी है, परेशानी है, मगर इसका किस एनवायरनमेंट से ताल्लुकात है? देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं डिप्रेशन के या एंजाइटी के बारे में, जो ओसीडी होता है ये बहुत बायोलॉजिकल है। मतलब अगर हमारे जो ब्रेन का एक हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं थैलेमस, तो यूँ कहूँ तो थैलेमस एक ट्रांसफार्मर की जैसा है। तो ट्रांसफार्मर का रोड पे हम देखते हैं तो क्या काम होता है, वो तो बिजली नहीं बना रहा है, तो वो एक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो उसको या तो बढ़ा के हमारे घर पे भेज रहा है या कम करके हमारे घर पे भेज रहा है। ये थैलेमस भी सेम वही है कि ये उस सिग्नल को या तो बढ़ाता है या कम करता है। हमने हमारा घर लॉक करा, सब एक बार चेक करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई होता होगा। ये बात तो सही है सर। कि सब ने चेक करते हैं, पर वो हमारा जो आगे वाला हिस्सा है, जो हमारा फ्रंटल लोब, वो एक कमांड देता है कि आप चेक कर लो। हमने चेक कर लिया, थैलेमस ने एक्सिक्यूट कर दिया डिज़ाइन। अब ये जो थैलेमस है ये अपने आप एक और बार फायर हो जाए तो फिर मुझे वापस चेक करना पड़ेगा, फिर वो वापस चेक करना पड़ेगा। तो वो हमारा, हम नहीं सोच रहे हैं, तभी ये उनके कंट्रोल में नहीं होता है कि मैं क्यों नहीं स्टॉप कर सकता हूँ। ये हमारा वो थैलेमस ओवरफायर कर रहा है। तो अब थैलेमस ओवरफायर कर रहा है तो या तो सोच है, ऑब्सेशंस, कि मुझे एक ही चीज़ बार बार करनी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेंटल कंपल्शन के बारे में, और ये बहुत लोग करते हैं। हम ड्राइव कर रहे हैं, सामने वाली जो गाड़ी है उसके 4 नंबर हैं, उसको मैं एडिशन करूँगा, 2 + 3 + 4 + 6 कर लिया। दूसरी गाड़ी मुझे वापस कर रहे हैं। अगर मेरी गाड़ी कोई छूट गई ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेचैनी, इरिटेशन हो जाना, इसे मेंटल कंपल्शंस कहते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक नहीं रुकता है, मैंने तो हाथ धो लिया, अब मेरे दूसरे में, तो मैं कई बार होता है कि जो पेरेंट्स हैं या फिर स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, वो कहते हैं अब तुम भी नहाओ।
हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि अरे तुमने, जैसे टेबल है लकड़ी की, उसके ऊपर कुछ खाने का सामान है, हमने टेबल ऐसे खिसका ली, तो फिर बोला जाता है तुम हाथ धो के आओ, टेबल के हाथ हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यही वो एक नॉर्मल है, पर अगर आप यही चीज दिन में 5 से 6 घंटा कर रहे हैं, ये है ओसीडी। 5 से 6, मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि जब आप 1 घंटे तक एक ही चीज में आप उसमें स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो हाथ धोना हो गया, साफ करना हो गया, जैसे चप्पल अगर हमने उतार दी, ठीक है, अब वो ऐसे टेढ़ी है और रखी हुई है, हमें तो परेशानी नहीं करेगी, पर जो पेशेंट्स हैं जिनको ओसीडी है उनको वो सीधा रखना है, नहीं रखेंगे उसी एंगल पे रखना है। अब नहीं करा उन्होंने तो फिर वो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम में बार बार वो अगर करते रहे तो कुछ पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो 6 से 7 घंटे तक दिन में यही कर रहे हैं। मतलब किचन साफ करे, किचन साफ कर, एक काम करे तो वही काम करे, कपड़े निकाल कर सारे उनको झाड़ कर वापस फोल्ड करके रखना। होर्डिंग बिहेवियर, आप अचार ले आए एक, ठीक है, रोज जाके एक अचार ले आना, क्या पता खत्म हो जाए तो। इंदौर के लोग ऐसा कर सकते, लेकिन वो सेव और पोहे जलेबी के लिए ऐसा करेंगे क्योंकि दे आर वेरी एडिक्टेड विथ पोहा जलेबी। पर कपड़े खरीदना बहुत बड़ा है कि मुझे कंपल्सन, मुझे खरीदना है। तो सर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि एक आदमी को शौक होता है और शौक पर दुनिया लाखों रुपए खर्च कर रही है, चाहे वो कार का हो, मोबाइल का हो, कपड़ों का हो, जूते का हो। तो मैं जानना चाहता हूं कि शौक पालना और इस बीमारी में अंतर क्या है फिर? देखिए, अगर हम कंपल्शंस की बात करें तो अगर आप खुद 6 घंटे नहाने की बात कर रहे हैं, हाथ धोने की बात कर रहे हैं, ये एक, जैसे हम कहते हैं ना कि मेंटल एगोनी, मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, वो हम शौक के उसमें नहीं ले सकते। पर ये सामान खरीदना, होर्डिंग बिहेवियर, इसमें भी अगर ऐसा तो नहीं है कि लोग इतना सारा मतलब मैं आपको बताऊं कि 10-10 शर्ट्स खरीदना एक हफ्ते में, वो एक हम सामना जो हम बात करते हैं कि वो एक शौक का रूप में नहीं है। फैमिली बहुत अफेक्टेड है इस चीज़ में। फैमिली वाले बताते हैं मुझे आके कि हमने इतना कि एक हमने कमरा में सिर्फ कपड़े ही कपड़े भरे हुए हैं, तब भी हमें लगता है कि हमें और लेने हैं। तो एक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटकर इतना काम करना कि नहीं पाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा सिंगल मदर थी, 38 ईयर्स ओल्ड। वो अपने सर तक हाथ नहीं लगाती थी, क्योंकि क्या पता जर्म है। मोबाइल फ़ोन को प्लास्टिक में रैप करके, ये आपने जो हमने अभी डिस्कस करा कि कोविड के बाद में, ये 2022 का था कि वो फ़ोन प्लास्टिक में है, वो सर पे हाथ नहीं लगा रहे और नहा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहाएंगे तो फिर उनको वापस धोना पड़ेगा 3-3 घंटे। तो ये एक बीमारी का रूप है जो काफ़ी सीरियस डिसऑर्डर है, मैं यही कहूँगा। इनविजिबल डिसेबिलिटी है, जैसे मैंने पहले बोला। तो इसका हमें, और बहुत लोग वही कि नहीं, सबको आदत होती है, सब लोग चेक करते हैं, कौन सी बड़ी बात है, हम तो शुद्ध रहने की या साफ सफाई के प्रति प्रेरित हैं। बट सर जनरली बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो घर वाले उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि कुछ दिन घूम के आ जाओ, तीर्थ पे चले आओ। मतलब ये प्रैक्टिकल स्टोरी बता रहा हूँ मैं, मेरे ही रिलेशन में है कि 4 दीवार के अंदर काम करते करते पॉसिबल है कि एक गृहिणी इस बीमारी से शिकार हो जाए। जो आपने बताया, कपड़े वाला काम हो गया या कोई घर का काम एक बार बार करते आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जनरली क्या करते हैं कि 1 महीने के लिए कहीं पे घूम के आ जाओ। तो वो थोड़े टाइम के लिए, अब क्योंकि रूटीन ही चेंज हो गया है, तो आपका तो वो काम रिपीटेड वाला होगा ही नहीं। तो क्या ये पेशेंट उस लोकेशन पे भी इसी तरीके की किसी और चीज़ों को पकड़ के? देखिए, इसमें अब हमारा जो मस्तिष्क का भाग है, थैलेमस जो मैंने बताया, अब मैं कपड़े तो मैं अपना साफ करूँगा नहीं,
इसमें अगर हम चेकलिस्ट में कम से कम 40 डिफरेंट तरीके के हम चीज़ सोच सकते हैं, वो दूसरी चीज़ों पे फोकस करना चालू कर देते हैं। कई बार जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि कई बार एक चीज़ होता है सेक्सुअल ऑब्सेशंस। उसका मतलब कि हमें जो एक लाइक एक एडल्ट कंटेंट है वो मैं देख नहीं रहा हूँ, बट उसी के ख्याल बार बार आए जा रहे हैं, तो वो भी एक ऑब्सेशंस है। तो ऐसा यस कि हम हमारा हमारा हम घूम के आ गए, उससे थोड़ा हमें थोड़े टाइम तक रिलीफ मिलता है, बट हम जब वापस हम आएंगे हमारे घर पे सेम एक काफ़ी सीरियस डिसऑर्डर है अगर हम देखते हैं। और कई लोग इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, और जितना आप छुपाएंगे अपने अंदर रखेंगे ये उतना बढ़ेगा। सर आपकी बातों से लग रहा है कि पहले चीज पकड़ में आना ही बड़ा डिफिकल्ट है, तब तो पेशेंट छुपाने की कंडीशन में आएगा। अगर ये चीज़ बढ़ जाती है तो फिर उसके आगे क्या परिणाम होते हैं? देखिए, अगर 7 से 8 घंटा आप सिर्फ यही कर पा रहे हैं, आप अपने घर पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी दिनचर्या कुछ नहीं है, आप अपने चिल्ड्रन पे, स्पाउस पे हम कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उस चीज़ों पे, तो हमारा एक सोशल लाइफ डिसरप्शन है। और जैसे मैंने दूसरी चीज़ में बताया कि ख्याल इतने हैं, मैं अगर अपने सेल्फ हार्म बिहेवियर्स हैं, मैं स्किन मेरी अगर पील ऑफ हो रही है, तो मतलब काफ़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत कम हो जाती है। और मैं ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इंदौर में मैंने देखा है, हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर आशुतोष से मेरी लगातार बात होती है, तो वो बताते हैं कि पिछला एक पेशेंट पिछले 7 साल से इसी बीमारी से जूझ रहा है, और टीएमएस लेने के बाद मेडिसिन बढ़िया एक ऑप्टिमाइज लेवल पे साइकोथेरेपी लेने के बाद में उसको काफ़ी आराम है कि उसके वो जो 8 घंटा बिता रहा था वो सिर्फ अब 15 मिनट बिता रहा है, और वो भी कहता है कि बहुत मैनेजेबल है। तो जो टीएमएस जो न्यूरो मॉड्यूलेशन है वो एक काफ़ी पावरफुल ट्रीटमेंट मोडेलिटी है, जिसका हम यूज़ ये नहीं है कि हम ये सोचेंगे अगर आप 6 साल तक जूझो तब हम देंगे, नहीं। अगर आप पे मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं, हम 1 महीना मेडिसिन साइकोथेरेपी लेके देख सकते हैं, नहीं हो रहा है हम टीएमएस का यूज़ कर सकते हैं। न्यूरो फीडबैक टेक्नोलॉजी है, तो काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज अवेलेबल हैं वर्ल्ड क्लास। अगर आप यूएस में देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे, वो विदिन 3 वीक्स टीएमएस स्टार्ट कर देते हैं अगर आप सेटल नहीं हो पा रहे हो तो। ओके। तो इंडिया में, अब इंडिया में अगर देखें तो कुछ सेंटर्स हैं, जैसे अगर हम गवर्नमेंट सेटअप की बात कर रहे हैं तो एम्स में, निमहंस में है, पर हमें उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंदौर में अपोलो बुद्धि क्लिनिक में टीएमएस, टीडीसीएस, न्यूरो फीडबैक सब एकदम, जैसे ऑफ कोर्स कि ये मेरी टेक्नोलॉजीज़ की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि यही कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, बट इन टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से मैंने अपने लास्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस में देखा है कि जो इम्प्रूवमेंट है, जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन है, वो काफ़ी अच्छा है। पेशेंट्स को जो रिलीफ मिलता है, इनफैक्ट जब वो आके बताते हैं कि मुझे अभी एक पेशेंट ने बताया कि मैं अपने 4 साल से पिछले ना तो मुझे अच्छी नींद आई, और हमेशा मुझे ऐसा मन करता था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ लाइफ में, और वो मुझे अब अच्छा लगने लगा है। तो उससे बेटर एक जो मोटिवेशन फैक्टर होता है एक क्लिनिकल टीम के लिए, वो नहीं है। और इन सब टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से 5 से 6 हफ्ते कोई बड़ी बात नहीं है। आप पिछले 8 साल से एक ही चीज़ को जूझ रहे हैं, 6 साल से। आज मैंने एक पेशेंट को देखा, पिछले 10 साल से वो डिप्रेशन के मरीज थे, और टीएमएस से उनके लिए एक वो कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग है, एंड हमेशा एक होप हमारे लिए है कि हम कैसे उनको बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम अंत में हमारी ऑडियंस के लिए एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं। जो ये तीनों बीमारियां हैं, मतलब आपराधिक बीमारियां बोल दें हमें, न्यूरो साइकोलॉजी की फील्ड में कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो कभी बीमार हो, अभी बीमारियों से वो दूर रहे, तो आप हमारी पब्लिक को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि वो इन चीज़ों से कभी उनका सामना ना हो? तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे शरीर को एक एक्सरसाइज का बहुत बड़ा योगदान है।
हम न्यूट्रिशन क्या खा रहे हैं, हमारा खाना कैसा है, नींद कैसी है। अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि हम रेगुलर वॉक पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, मिनरल वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी नहीं है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, कि हमें उन चीज़ों से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है। ये एक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अगर हम जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, हमारे बॉडी और माइंड को एक्टिव रखेंगे, तो डिप्रेशन और एंजाइटी डेफिनेटली हमसे ज़्यादा दूर रहेगा और हम एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हेल्दी लाइफ बिता सकते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। हम मानते हैं और हम जानते भी हैं कि प्रश्न आपके मन में और भी आ रहे होंगे इस चीज़ के कंफर्मेशन के लिए कि जो सिम्टम्स और जो प्रॉब्लम्स आपसे हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस करी है, क्या हमें जो प्रॉब्लम हो रही ये भी उनमें से है। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आज ही कॉल करें, अपनी समस्या को बताएं, क्योंकि वही से आपके समाधान की शुरुआत भी होगी। अगले पॉडकास्ट में फिर मैं कुछ नया लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।